एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल गुलाटी गुंबर। और नया सवेरा में हम आपको देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू कराएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि G20 के विकास कार्य समूह की बैठक में क्या कुछ खास होने जा रहा है। शुक्रिया निखिल। और अगले घंटे में जैसे कि निखिल ने बताया भी कि बात होगी G20 विकास समूह बैठक की, बात होगी संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर, और वहीं फीफा में बड़े उलटफेर जो लगातार चल रहे हैं उसको लेकर भी करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस का। संसद के शीतकालीन सत्र में अहम विधायी कार्य आज। लोकसभा में 2022-23 के अनुपूरक अनुदान मांगों पर होगी चर्चा। राज्यसभा में संविधान, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का सरकार देगी जवाब। भारत की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित G20 विकास कार्य समूह की बैठक के दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण विषयों पर होगी चर्चा। बेंगलुरु में चल रही वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय टैक्स समावेशी वित्तीय क्षेत्र को लेकर होगी चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार करेंगी प्रदान। राष्ट्रपति ईवी यात्रा पोर्टल भी करेंगी लॉन्च। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में आज प्रमुख स्वामी महाराज के शताब्दी समारोह के उद्घाटन समारोह में लेंगे भाग। अहमदाबाद में 1 महीने तक चलने वाले उत्सव का अगले साल 15 जनवरी तक होगा आयोजन। अमेरिका में समलैंगिक विवाह हुआ कानूनी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समलैंगिक विवाह को संरक्षण देने वाले विधेयक पर किए हस्ताक्षर। बाइडेन ने कहा, कानून के साथ अमेरिका ने समानता की तरफ बढ़ाया कदम। खेल की खबरों में अर्जेंटीना में क्रोएशिया ने 3-0 से हराकर फीफा विश्व कप के फाइनल में छठी बार बनाई जगह। जूलियन अल्वारेज ने 2 और कप्तान मेसी ने दागा 1 गोल। आज देर रात दूसरे सेमीफाइनल में गत विजेता फ्रांस का सामना मोरक्को से। क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच चट्टोग्राम में आज से। कप्तान केएल राहुल की अगुवाई में भारत टेस्ट सीरीज जीतकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी उम्मीदें रखेगा कायम। नया सवेरा में सबसे पहले देख लेते हैं देश भर से कुछ प्रमुख खबरें। बिल्कुल, और बात करते हैं सबसे पहले संसद की, जिसके शीतकालीन सत्र में लोकसभा में आज 2022-2023 के अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच और 2019-20 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा और वोटिंग होगी। इसके अलावा वित्त मंत्री विनियोग बिल नंबर 4 2022 और विनियोग बिल नंबर 5 2022 को सदन में पेश करेंगी। इसके अलावा संविधान संशोधन अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 को भी पारित किया जाना है। साथ ही एंटी मैरिटाइम पायरेसी विधेयक 2022 पर भी चर्चा होना है। वही बात अगर राज्यसभा की करें तो आज कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा का जवाब देंगे। अर्जुन मुंडा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयकों को पारित कराया जाए। इसके अलावा किरेन रिजिजू नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम केंद्र अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करेंगे।
और भारतीय जनता पार्टी की आज संसदीय दल की बैठक होगी। संसद भवन परिसर में बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के सभी सांसदों के शामिल होने की संभावना है। गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद भाजपा के सभी सांसदों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया जा सकता है। संसदीय दल की बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र के शेष दिनों को लेकर पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जारी शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा की जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। मंगलवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि विपक्ष चीन की घुसपैठ पर संसद में चर्चा चाहता है। त्वांग के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के दोनों सदनों में सरकार की तरफ से कल बयान भी जारी किया था। और संसद की इन तमाम जो बड़ी बातें हैं उन पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, सबसे पहले हम तवांग मुद्दे पर चाहते हैं कि आप जानकारी दें। जिस तरह से कल रक्षा मंत्री ने दोनों ही सदनों में बयान दिया, लेकिन विपक्ष ने दोनों ही सदनों से वॉकआउट कर दिया। क्या लगता है, मुद्दा भटकाने की कोशिश विपक्ष की, या फिर ये जो कोई अलग रणनीति है ताकि जिस अहम विधेयकों पर चर्चा होनी चाहिए वो ना हो पाए? देखिए, सबसे अहम बात थी कि स्पीकर, जब लोकसभा के स्पीकर ने सवेरे ही कह दिया था कि जो घुसपैठ का जो मामला है यांगसे प्रांत में, तवांग की यांगसे प्रांत में जिस तरीके से चीनी सैनिकों ने यथास्थिति के खिलाफ वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की और उसके बाद से भारतीय सैनिकों ने उन्हें माकूल जवाब दिया। झड़प हुई, झड़प में हालांकि शारीरिक झड़प हुई, हथियारों की झड़प नहीं हुई, लेकिन उसमें हमारा कोई भारतीय सैनिक न तो हताहत हुआ ना ही वो घायल हुआ। इसके बाद फिर फ्लैग मीटिंग हुई, दोनों जो कमांडर्स होते हैं उनके द्वारा फ्लैग मीटिंग हुई और फ्लैग मीटिंग के बाद चीन को ऐसा दोबारा करने से मना किया गया और उनको चेतावनी दी गई। इसके बाद से पूरा एक विस्तृत जवाब दिया राजनाथ सिंह ने, दोनों सदनों में दिया, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने वॉकआउट किया। तो गृह मंत्री अमित शाह का बयान जो है काफी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने कहा कि लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न संख्या 5 पर जो प्रश्न था वो राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर के था कि किस तरीके से उनका FCRA रद्द कर दिया गया था, क्योंकि चीनी दूतावास से 2006 और 2007 में उन्हें 1,35,00,000 का अनुदान मिला था जो गैर कानूनी था। इसके लिए वो FCRA रद्द किया गया था और उसी पर प्रश्नकाल में उस पर लिस्टेड था कि इस पर जो सदस्य सवाल पूछेंगे और उसके बाद मंत्री जवाब देंगे। तो अमित शाह का कहना था, गृह मंत्री का कहना था कि इसी सवाल से बचने के लिए कि उनकी फजीयत होगी लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर, इससे बचने के लिए उन्होंने वॉकआउट का बहाना खोजा और संसद को नहीं चलने देने के लिए प्रेरित किया विपक्षी सदस्यों को। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो चीन के मामले पर राजनाथ सिंह का जो बयान था वो माकूल था और पूरे विस्तृत तरीके से उन्होंने बताया किस तरीके से चीनी घुसपैठ करने की कोशिश हुई और किस तरीके से भारतीय सेना ने उसे माकूल जवाब दिया और उनको पीछे हटने पर मजबूर किया। तो उसके बाद से अब जो कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल हैं वो कार्यस्थगन प्रस्ताव ला करके इस पर विस्तृत चर्चा कराने की मांग कर रहे हैं। हालांकि जब मंत्री ने पूरा जवाब दे दिया, विस्तृत जवाब दे दिया, उसके बाद इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा जो लोकसभा और जो राज्यसभा के जो फ्लोर मैनेजर हैं, चाहे वो स्पीकर हैं, चाहे सभापति हैं राज्यसभा के, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष इस पर अड़ा हुआ है और इसी को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आज विपक्षी दलों की एक बैठक होगी और इस बैठक में ये प्रस्ताव लाया जाएगा कि इस मुद्दे पर सदन में विस्तृत रूप से चर्चा कराई जाए। कांग्रेस एक बार फिर से कहीं न कहीं विपक्ष को लीड करने के जो पूरे एक मोशन में वो दिख रही है। क्या आपको लगता है विपक्षी सदस्यों की तरफ से क्या कुछ रणनीति बन सकती है आज के लिए, और सरकार क्या कुछ कहती रही है इस विशेष मुद्दे पर जो चर्चा की बात है? दूसरी बात, और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आज दोनों सदनों में चलने हैं? देखिए, कांग्रेस लीड करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर कुछ ऐसे मुद्दे, जैसे मैंने बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर के जिस तरीके से प्रश्नकाल में उनका प्रश्न लिस्टेड था, तो मैं नहीं समझता हूं कि इस मुद्दे पर तमाम विपक्षी पार्टियां कांग्रेस का साथ देंगी, क्योंकि ये मुद्दा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और कोई भी जो विपक्षी पार्टी है वो इस मुद्दे पर
कांग्रेस के साथ नहीं आना चाहेगी, क्योंकि 2024 का चुनाव उनके सामने है। रही बात सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष ने साफ और स्पष्ट किया कि किसी भी मुद्दे पर आपको अगर डिस्कशन करना है तो हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाना खोजती है कांग्रेस की हम किस तरीके से डिस्टर्ब करें संसद के दोनों सदनों को। तो इसको लेकर के सत्ता पक्ष आज भारतीय जनता पार्टी की जो संसदीय कमेटी की जो मीटिंग होती है वो मीटिंग होगी आज, और उस मीटिंग में क्या निर्णय होता है ये देखने लायक बात होगी। और दूसरी ओर विपक्ष भी अपनी ओर से कोशिश कर रहा है कि इस मुद्दे पर हम सरकार से विस्तृत चर्चा करने की मांग करें। दूसरी चीज आपने जो कहा कि जो दोनों सदनों में जो विधायी कार्य हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट बिल्स राज्यसभा की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो एससी और एसटी के लिए है, जिसमें कुछ ऐसी जातियां हैं जो ओबीसी में हैं उनको एससी और एसटी में शामिल करने की बात की गई है, खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर के, ओडिशा को लेकर के। तो उस पर पूरी चर्चा हो गई है राज्यसभा में, और मंत्री का जवाब अर्जुन मुंडा जो ट्राइबल मिनिस्टर हैं, वो आज ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो आज राज्यसभा में जवाब देंगे और ये इस बिल के पारित होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा किरण रिजिजू एक बिल पेश करेंगे जो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एट्रीब्यूशन सेंट्रल अमेंडमेंट बिल है 2022, वो किरण रिजिजू राज्यसभा में पेश करेंगे और उसको पास करने की कोशिश भी करेगी सरकार। इसी तरीके से लोकसभा में जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट है उस पर चर्चा होगी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस पर जवाब देगी। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट बिल है जो एस जयशंकर पेश करेंगे वो है द एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019, तो उस पे वो बिल पेश करेंगे और उसको भी पास करने की सरकार पूरी बिल्कुल। तो कई अहम विधायी कार्य हैं जो सूचीबद्ध है, साथ ही साथ चर्चा भी होनी है, तो उम्मीद करते हैं कि सदन सुचारू रूप से चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। जी, एक बार फिर से जो जिस तरह से रणनीति बना रहा है विपक्ष और जिस तरह से कांग्रेस की अगुवाई में, वो कहीं ना कहीं जो सदन को बाधित करने की जो ये सारी रणनीतियां होती हैं वो उसको लेकर के आम लोग बहुत खुश नहीं रहते। देखने की बात होगी कि आगे सदन किस तरह से चलता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। बिल्कुल, और खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति EV यात्रा पोर्टल और मोबाइल ऐप की शुरुआत भी करेंगी। ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा दक्षता और संरक्षण पर देश की उपलब्धताओं को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहा है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने इलेक्ट्रिक वाहन चालकों की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप विकसित किया है, जिसके जरिए चालक नजदीकी सार्वजनिक EV चार्जर का पता लगा सकेंगे। ब्यूरो ने एक वेबसाइट भी बनाई है जिसमें इलेक्ट्रिक परिचालन को बढ़ावा देने के लिए
केंद्र और राज्य स्तर की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस पोर्टल के माध्यम से चार्जिंग केंद्र के संचालक अपना विवरण राष्ट्रीय ऑनलाइन डेटाबेस में दर्ज करा सकेंगे। ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। ऊर्जा और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल तथा ऊर्जा मंत्रालय में सचिव आलोक कुमार भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। परम पावन प्रमुख स्वामी महाराज एक मार्गदर्शक और गुरु थे, जिन्होंने भारत और दुनिया भर में अनगिनत लोगों के जीवन को प्रेरित किया। एक महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्हें व्यापक रूप से सम्मान और सराहना मिली। उनका जीवन अध्यात्म और मानवता की सेवा के लिए समर्पित था। BAPS स्वामीनारायण संस्था की शीर्ष हस्ती के रूप में उन्होंने लाखों लोगों को कल्याण और देखभाल प्रदान करते हुए अनगिनत सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलों को प्रेरित किया। महामहिम प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी वर्ष में दुनिया भर के लोग उनके जीवन और कार्य का जश्न मना रहे हैं। साल भर चलने वाले विश्वव्यापी समारोह का समापन प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में होगा। इसकी मेजबानी BAPS स्वामीनारायण मंदिर शाहीबाग द्वारा की जाएगी, जो BAPS स्वामीनारायण संस्था का वैश्विक मुख्यालय है। ये 1 महीने तक चलने वाला उत्सव होगा, जो 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक अहमदाबाद में होगा, जिसमें दैनिक कार्यक्रम, विषयगत प्रदर्शनियां और विचारों से जुड़े हुए तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी। BAPS स्वामीनारायण संस्था की स्थापना 1907 में शास्त्री जी महाराज ने की थी। BAPS का उद्देश्य विश्वास, एकता और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को संरक्षित करना है। ये वैश्विक आउटरीच प्रयासों के माध्यम से मानवीय गतिविधियों का निष्पादन करता है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात करेंगे। हम आपको बता दें कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद 1957 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद शुरू हुआ था। हाल के हफ्तों में सीमा को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव में बढ़ोतरी देखी गई है। महाराष्ट्र ने बेलगावी पर दावा किया है, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, क्योंकि वहां मराठी भाषी आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता था। महाराष्ट्र ने 814 मराठी भाषी गांवों पर भी दावा किया है, जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा है। वहीं कर्नाटक की तरफ से यह भी कहा जाता रहा है कि बेलगावी राज्य का उनके राज्य का एक अभिन्न अंग है। वहीं महाराष्ट्र मराठी भाषी आबादी में बढ़ोतरी के आधार पर बेलगावी के विलय की मांग कर रहा है, जिसका कर्नाटक विरोध करता रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका की यात्रा के दौरान आज महत्वपूर्ण मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्री भारत की अध्यक्षता में चल रहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में से एक सुधारित बहुपक्षवाद के लिए नई दिशा विषय पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वहीं कल विदेश मंत्री आतंकवाद से निपटने के विषयों पर चर्चा करेंगे। ये दोनों विषय भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष सीसाबा कोरोसी से मुलाकात की। एस जयशंकर ने कहा कि सीसाबा कोरोसी के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और G20 अध्यक्षता के लक्ष्यों के साथ सुधारित बहुपक्षवाद के महत्व पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की यात्रा के दौरान जापान के विदेश राज्य मंत्री यामादा केंजी के साथ मुलाकात की। एस जयशंकर ने कहा कि G4 सदस्यों के रूप में भारत और जापान सुधारित बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट कोलोजियम ने मंगलवार को हुई मीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के 5 नाम सरकार को भेजने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में जिन 5 नामों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई है, उनमें राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PV संजय कुमार, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एहसासुद्दीन
अमानुल्लाह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मनोज मिश्रा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी जजों की संख्या 28 है। ऐसे में न्यायाधीशों के कुल 34 स्वीकृत पदों के मुताबिक 6 पद अभी भी रिक्त हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कई प्रयास किए हैं। ई नाम मंडी और डिजिटल भुगतान जैसे तकनीक के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नए आयाम जुड़े, जिसे आज डिजिटल एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। बीते सालों में किस तरह से किसानों के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर वरदान साबित हुआ है, इसे जानने के लिए केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। मिशन एक बड़ी टेक्नोलॉजी है जिसको लेकर के तमाम बातें हो रही हैं और उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये जो नई टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, ये टेक्नोलॉजी है क्या और इससे क्या लाभ होने वाला है? प्रधानमंत्री ने किसानों के हाथ में ऐसा अस्त्र दिया है डिजिटल एग्रीकल्चर के नाम पर, जिसको आपने कहा कि डिजिटल एग्रो मिशन एक हथियार है किसान के पास, जिसने उसके समय को बचाया, उसकी लूट को बचाया और उसको बिचौलियों से बचाया। ई नाम मंडी का कभी कोई सोच नहीं सकता था कि ई प्लेटफॉर्म होगा, किसान उसमें बेचेगा, लेकिन आज 2.25 करोड़ किसान उससे जुड़ गए हैं इस देश में। और उसमें जो 2,36,000 के आसपास ट्रेडर्स ने अपने ट्रेड रजिस्टर कराए हैं और लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का उसमें व्यापार हुआ। तो ये चीज़ इस देश में हो सकती है, लेकिन कभी भी प्रोत्साहित करने की कोशिश नहीं हुई। और मैं तुलना करता हूँ कि भाई कांग्रेस के समय तो ये 0 था, लेकिन आज कैसे हो गया। दूसरी एक किसान सम्मान निधि जो लगातार किसानों को दी जाती रही है और दी जा रही है। ऐसी स्थिति में आज वो जो आंकड़ा है वो लगभग 2,16,000 करोड़ रुपया और लगभग 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में वो नियमित राशि पहुंच रही है। अगर डिजिटल नहीं होती तो बिचौलियों के कारण वो तो वहाँ पहुंच ही नहीं सकती थी। दूसरा, जब मैं डिजिटल एग्रो मिशन की बात करता हूँ तो जब कभी भी क्षतियाँ होती थी ओले से, अतिवृष्टि से, अनावृष्टि से, तो विवाद होता था कि किसके खेत का नुकसान हुआ, किसके खेत का नुकसान नहीं हुआ। जब ये सैटेलाइट सर्वे की बात आई तो डिस्प्यूट भी खत्म हुए, क्षतिपूर्ति का आकलन भी ईमानदारी से हुआ और एक समाधान स्थायी हुआ कि आपके साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता, ना वहाँ का पटवारी कर सकता है और ना कोई दूसरा बिचौलिया कर सकता है। तो ये डिजिटल जो एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है, इसने ये बड़ी क्रांति पैदा की है। आप टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम मान के चलें कि नवोन्मेष को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी बातें हुई हैं, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो नवोन्मेष हो रहे हैं उससे आपको लगता है इसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है और पैदावार में वृद्धि हो रही है? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि चाहे हम FPO की कल्पना करें कि किसान खुद अपना समूह बनाकर खुद के उत्पादन को बेच सकता है, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में जा सकता है, इनाम मंडियों में वो अपने आप को कर सकता है। और जो आंकड़ा है वो बड़ा आंकड़ा है, 3,855 FPO आज तैयार है। दूसरी जो किसान के सामने चैलेंज था कि वो अपनी ज़मीन में क्या बोए, उसकी सॉइल टेस्टिंग का उसके पास में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन आज सॉइल टेस्टिंग कंपलसरी हो गई है और वो आंकड़ा भी थोड़ा बहुत नहीं है, लगभग 23 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा है। तो खाद्य आपूर्ति के साथ साथ हम निर्यात को क्षेत्र में, कृषि निर्यात की मैं बात कर रहा हूँ, तो कितना हम आगे हो पाए हैं, क्या इसकी सिचुएशन है? मुझे लगता है कि हमें उस दिन से देखना होगा जब शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री होते थे। हमारे पास जो अनाज की स्थिति थी, हम एक टाइम सोमवार को उपवास करने के आह्वान के साथ हमने इस देश के स्वावलंबन की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया था। लेकिन आज हम जब निर्यात का आंकड़ा देखते हैं तो 4.25 लाख करोड़ ये रिकॉर्ड निर्यात हुआ है इन 2-3 वर्षों में। चीनी में हम नंबर 1 हैं, दूध में निर्यात में हम नंबर 1 हैं, चावल में और अन्य चीज़ों में। अब एक और हमारे पास अवसर है कि हम मोटे अनाज के निर्यात के अवसर हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री जी के प्रस्ताव के साथ दुनिया ने अगला वर्ष 2023 का मोटे अनाज का वर्ष तय किया है। पूरी दुनिया में जितना मोटा अनाज पैदा होता है उसका 40% भारत में पैदा होता है। G20 की अध्यक्षता हमारे पास में है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मिलेट्स के ही नाश्ते में उपयोग, बेस पर ही नाश्ता दिया जाएगा। तो मार्केटिंग का एक अवसर हमारे पास में है, बेचने का है। जहां दुनिया में डिमांड है उस डिमांड के आधार पर फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री भी उसमें काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि अगला मौका है
कि हम मोटे अनाज को यानी मिलेट्स को निर्यात करने के मामले में हम रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ये भारत के पास अवसर है। तकनीक की सहायता से किसानों को विकास करने के लिए काम हो रहा है और उनको बेहतर उनकी आमदनी हो सके उसको लेकर के भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए किसानों के विकास के लिए काम किया जा रहा है। कैमरामैन गोपाल के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और बुलेटिन में अब देखते हैं G20 के आयोजन से जुड़ी खबरें। तो भारत की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित G20 विकास कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है और आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। इससे पहले भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने बैठक के शुरुआती सत्र को संबोधित करते हुए डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स पर जोर दिया और कहा कि भारत सरकार ने देश में बेहतर डेटा प्रबंधन के माध्यम से डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स जैसी कई पहल की हैं। वहीं बात अगर बेंगलुरु की करें तो वहां वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। G20 के अंतर्गत वित्तीय मामलों को लेकर आयोजित इस बैठक में आज अंतर्राष्ट्रीय टैक्स समावेशी वित्तीय क्षेत्र को लेकर चर्चा की जाएगी। इससे पहले बैठक के पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचे में सुधार, वित्त की उपलब्धता को लेकर चर्चा हुई। और मुंबई के ताज होटल में कल G20 बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान ताज होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। इस बार G20 देशों के सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इस सम्मेलन के तहत हर राज्य में बैठकें होनी हैं। तो मुंबई में कल G20 प्रतिनिधियों ने गेट्स ऑफ इंडिया का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत भी मौजूद रहे। कल मुंबई के ताज होटल में G20 बैठक आयोजित हुई थी, जिसके लिए इसके प्रतिनिधि मुंबई पहुंचे थे। और मुंबई ने G20 सम्मेलन के उत्साह को दोगुना कर दिया। इस मौके पर गेटवे ऑफ इंडिया परिवार को लाइट्स से रोशन किया गया। इस पूरे परिसर को और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता हुआ गेटवे ऑफ इंडिया इस सम्मेलन को और भव्य बना रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण आयोजन है ये और हमारे दो संवाददाता मुंबई से अजय मिश्रा और बेंगलुरु से अजय मिश्रा और मुंबई से अमृतपाल सिंह हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए। अमृत, अगर आपसे शुरुआत करें और G20 विकास कार्य समूह की जो बैठक चल रही है उसके महत्व पर, उसके दूसरे दिन के जो एजेंडा है उस पर और तमाम किस तरह से ये जो बैठक है ये आगे बढ़ रही है, इस विषय में जानकारी चाहेंगे। देखिए, आज एक्चुअली जो डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप का पूरे प्रोसेस का दूसरा दिन है, पर डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप आज मिल रहा है पहली बार। कल बेसिकली साइड इवेंट्स थे, ये कल, आज और कल मिलेगा। इनका फोकस एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। उसके कई एलिमेंट्स हैं, हाई प्रिंसिपल्स हैं, विमेन लेड डेवलपमेंट है, पार्टनरशिप एंड कोऑपरेशंस हैं, डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, खास करके खाद्य और ऊर्जा के क्षेत्र में, फर्टिलाइजर्स के क्षेत्र में, फाइनेंशियल डिसरप्शंस, फाइनेंशियल मार्केट्स की डिसरप्शंस, ये मुद्दे हैं। ग्रीन ट्रांजिशन, फाइनेंसिंग, क्लाइमेट फाइनेंस। तो एसेंशली जो डेवलपमेंटल पार्टनरशिप है, डेवलपमेंट की जो गति है उसको एक तरीके से सस्टेनेबल हो, वो दूसरा कैसे वो रिजिलिएंट हो, और तीसरा कैसे वो इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव का मतलब एक वो सबको पहुँचे, मार्जिनलाइज सेक्शंस को, खास करके उनको जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इसकी सिटीजनरी की, अगर हम बात करें। दूसरा
ग्लोबल साउथ, जिनकी आवाज़ अक्सर ग्लोबल मंच पर दब जाती है या सुनी नहीं जाती, तो इस बार क्योंकि भारत की अध्यक्षता में ये G20 हो रही है, तो भारत का की फोकस है कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ और इनके कंसर्न्स, इनकी प्रायोरिटीज़ को मुख्य रूप से इस फोरम पे रखा जाए और डिबेट इसके अराउंड केंद्रित हो कि इनके कंसर्न्स और प्रायोरिटीज़ को भी जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो साथ लेके चले। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर जिस तरह से कल हमने अमिताभ कांत जो कि शेरपा है उनको डेटा को लेकर किस तरह से अकाउंटेबल हम रह सकते हैं, तमाम जो पब्लिक सर्वेंट्स है उसको लेकर भी बहुत अहम बात सुनी। अमिताभ आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ अजय भी जुड़े हैं। अजय, अगर हम इंटरनेशनल टैक्सेशन में सरलीकरण को लेकर बात करें, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है ताकि ये जो तमाम वित्तीय समूह जो आज मिल रहे हैं इस प्रणाली को और मजबूत किया जा सके, उसको लेकर भी आज सत्र का आयोजन किया जाएगा। देखिए, आज 3 महत्वपूर्ण सत्र हैं। पहला इंटरनेशनल टैक्सेशन का है, दूसरा ग्लोबल हेल्थ का है और तीसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन का। इंटरनेशनल टैक्सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गूगल और जो दूसरी IT सर्विसेज सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में लोगों को दी जा रही हैं, उसका टैक्सेशन कैसे किया जाए। क्या गूगल की सर्विसेज को भारत में टैक्स किया जाए या अमेरिका में टैक्स किया जाए जहाँ पर वो पेरेंट कंपनी है। ये जो तमाम मुद्दे हैं G20 में उसकी चर्चा हो सकती है। दूसरी बात, ग्लोबल हेल्थ में जो पैंडेमिक जैसी सिचुएशन हमने देखी, वो फिर से अगर हमारे सामने आती है ऐसी सिचुएशन में, तो हम किस तरह से उसका सामना करने के लिए अपने आप को कोऑर्डिनेटेड वे में तैयार कर सकते हैं, उस पर चर्चा होने की उम्मीद है। तीसरी, फाइनेंशियल इंक्लूजन शायद सबसे बड़ा सेशन होने जा रहा है, जिसमें भारत अपने जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है उसका डेमोन्स्ट्रेशन कर सकता है कि कैसे हमने जनधन मिशन के तहत 43 करोड़ बैंक अकाउंट खोले, जो कि पूरी USA की जनसंख्या के बराबर है। आपको बताएं कि 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है पूरी दुनिया में, भारत उनको सोल्यूशन दे सकता है। 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है, भारत के पास आधार का एक बहुत बड़ा आधार है, वो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भारत की ओर से किया जा सकता है और ये लो हैंगिंग फ्रूट है जो कि भारत दुनिया को ऑफर कर सकता है। इसी तरह से जो हमने जैम टेक्नोलॉजी के तहत जो DBT के जरिए हमने पब्लिक गुड्स का निर्माण किया है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम पूरी दुनिया को दे सकते हैं बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। आप देखें, अमेरिका में एक ऐसा मॉडल है जहां पर बड़ी कंपनियां डेटा और सर्विसेज को कंट्रोल करती हैं, जबकि भारत में ये सारी चीज़ें मुफ्त हैं। ये दोनों मॉडल के बीच में बहस हो रही है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। लेकिन भारत के लिए एक मौका है कि हम नंबर 1 है डिजिटल एडॉप्शन में, हम नंबर 1 है डेटा कंजम्पशन में। हमारी 1 GB की डेटा की कीमत केवल 10 रुपए है, दूसरे विकसित देशों में कहीं $2 से $3 के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। 5G में भारत की बात करें तो हम दुनिया के 4 ऐसे सबसे बड़े देशों में हैं जिनके पास एंड टू एंड सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ तक कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका और जो UK जैसी बड़ी इकोनॉमीज के पास भी नहीं है। तो भारत एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है और उसी को आज शोकेस करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ में ही 2 साइड इवेंट्स हैं। एक तो मल्टीलेटरल बैंक का रिफॉर्म्स कैसे किया जाए, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस का, और दूसरा ग्रीन टेक्नोलॉजी में कैसे फाइनेंस को बढ़ावा दिया जाए। इन मुद्दों पर आज पूरा का पूरा जो फाइनेंस ट्रैक है वो विमर्श करता हुआ नजर आएगा। जी, निश्चित तौर पर तो बेहद महत्वपूर्ण है ये। बहुत शुक्रिया अजय मिश्रा इस तमाम बातचीत। झारखंड के बोकारो जिले को आकांक्षी जिले में शामिल किए जाने के बाद से जिले में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुए हैं, जिससे ड्रॉप आउट पर अंकुश लगा है। साथ ही पठन पाठन के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है। जिले के 4 प्रखंड स्थित शिबूटाड़ उत्क्रमित उच्च विद्यालय के भवन 4 दीवारी सहित क्लासरूम की दीवारों को ज्ञानवर्धक कंटेंट से सुसज्जित किया गया है, जिससे बच्चे स्कूल की ओर आकर्षित हो रहे हैं। साथ ही पठन पाठन में भी उन्हें काफी सहूलियत हो रही है। ये स्कूल का रंग रोगन से हमें बहुत लाभ मिलती है और जैसे क्लास में हम लोग को फॉर्मूला लिखा हुआ है मैथ का, तो हम लोग को बहुत हेल्प मिलती है। मतलब अगर कोई ऐसे ही घूम रहा है बाहर पे तो वो अगर हम लोग वहाँ खड़ा होकर फॉर्मूला देख ले तो हम लोग का दिमाग में बहुत कुछ घुस भी जाएगा। स्कूल का जो ये रंग रोगन हुआ है उससे बच्चों को बहुत लाभ है। स्कूल हमारा स्वच्छ और सुंदर दिख रहा है और उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट है। तो सर पढ़ाते हैं बुक से, वो सब अगर डायग्राम दिया हुआ है साइंस में, अगर बाहर में चित्र बना हुआ है उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। पाठ्यक्रम से संबंधित फॉर्मूले और अन्य पाठ्य सामग्री को क्लासरूम की दीवारों और छत पर पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है, जिससे बच्चों को उन्हें याद करने में मदद मिल रही है।
और वे खेल खेल में ही काफी कुछ सीख रहे हैं। विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के अनुसार कक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार स्कूल भवन 4 दीवारी सहित क्लासरूम में वर्गावार कलाकृति बनाई गई है, जिससे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। ये कलाकृतियाँ जो हैं मुख्यतः एक योजना है बाला योजना, BALA बाला योजना, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। मतलब बच्चे बिल्डिंग के वस्तुओं को देखकर कुछ सीखेंगे, जानकारी उन्हें हासिल होगी। उसी योजना के तहत ये पेंटिंग कराया गया है। हर क्लासरूम में अलग अलग कलाकृतियाँ या अलग अलग जो पढ़ने के सामग्री बने हुए हैं, उनसे वो कुछ जानकारी लेंगे। आकांक्षी जिला बोकारो में यह प्रयोग काफी पसंद किया जा रहा है और इसी तर्ज पर 40 विद्यालयों को भी ज्ञानवर्धक कलाकृतियों से सुसज्जित करने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं स्टार्टअप की दुनिया को लेकर और देखते हैं कि आज क्या नया है हमारे स्टार्टअप सेगमेंट में। तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। आज भी कृषि ऐसे क्षेत्र हैं जो देश में सबसे अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करवाता है। घरेलू खपत और बढ़ते निर्यात में लगातार वृद्धि को देखते हुए इस क्षेत्र का भविष्य अवसरों से भरा हुआ है। राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड विजेता बेंगलुरु स्थित कंपनी जेंट्रॉन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड भी इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। कंपनी ने फ्रूट ग्रेडिंग मशीन बनाई है, जिससे किसानों को फलों की छटाई में काफी मदद होती है। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जब पेड़ों पर फल लगते हैं तो उनका आकार अलग अलग होता है। किसी का आकार छोटा होता है तो किसी का बड़ा। बाजार में समान आकार वाले फलों को काफी पसंद किया जाता है और इनकी कीमत भी अधिक मिलती है। इसलिए किसान समान आकार वाले फलों की ग्रेडिंग या छटाई करते हैं, जिसमें काफी समय और जनबल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अभी तक ये काम हाथों से ही किया जाता रहा है। हालांकि हाथ से इस काम को करने में किसान के सामने कई तरह की समस्याएं आती हैं, जिसमें सही समय पर मजदूर की उपलब्धता, समान आकार के फलों का सही अंदाजा नहीं लग पाना शामिल है। किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए बेंगलुरु स्थित कंपनी जेंट्रॉन लैब्स ने कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम और औद्योगिक कैमरे का उपयोग करते हुए फ्रूट ग्रेडिंग मशीन बनाई है, जिसकी मदद से कम खर्च और कम समय में अधिक फलों की ग्रेडिंग करना आसान हुआ है। एक बात आई है हमारे पूरी टीम के अंदर कि कुछ देश के लिए करना है, हमारे देश से बाहर के लिए करना है, और यही हम सोच के इस कंपनी को शुरू किए, जहां लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट एक तो भारत में बने भारत के लिए, दूसरा भारत में बने विदेश के लिए। और ये हम अगर किसान की समस्या हल नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो रह गई ना हमारी इच्छा में। सो इस विषय से हमने फ्रूट ग्रेडिंग मशीन बनाई है। हमारा ये मशीन इंट्रोड्यूस करने के बाद, मशीन यूज़ करने के बाद वो फ्रूट्स को ग्रेड कर पाएगा और वो डिसाइड कर पाएगा कौन सा ग्रेड को कहाँ पे अच्छा प्राइस मिलता है, उसको उधर बेच के उसको ज़्यादा पैसा मिलता है। और हमारा ग्रेडिंग मशीन यूज़ करने से या इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडिंग लाइन यूज़ करने से फ्रूट्स का डैमेज कम होता है। जेंट्रॉन लैब्स का हाई स्पीड ऑप्टिकल ग्रेडिंग सिस्टम आकार, रंग, दोष और वजन के आधार पर फलों की छटाई और ग्रेडिंग कर सकता है। इसमें फलों को एक निरीक्षण लाइन में डाला जाता है, जिसमें एक कंप्यूटर विजन आधारित ग्रेडिंग स्टेशन होता है, जो एक अनोखी पैलेट प्रणाली का उपयोग करके प्रत्येक फल की 360 डिग्री से इमेज बनाकर ग्रेडिंग करता है। हॉटी शॉट प्रति लेन प्रति सेकंड 11 फलों की ग्रेडिंग करने में सक्षम है। जेंट्रॉन द्वारा विकसित फ्रूट ग्रेडिंग मशीनों से कोरोना काल के दौरान फल उत्पादक किसानों को काफी फायदा हुआ था। जब कोरोना निकली थी, लेबर तो चल नहीं रही थी और खरीदने वाले भी मार्केट में झुंड बन के नहीं आ रहे थे, लेकिन मशीन के कारण कहीं भी बैठ के वो ऑर्डर कर सकते थे। इस तरह से चारों स्टेट में जहां हमने मशीन दिया है, सभी फलों में हमने ये देखा है कि एक तो खरीदार भी मशीन पे ग्रेडेड माल चाहता है, दूसरा किसान को भी विश्वास है कि जब मैं मंडी में माल भेजूंगा मुझे सही दाम मिलेगा। तो मेरे अंदाजन से
2-4 लाख फार्मर डायरेक्टली बेनिफिट हुए हैं इन द सीजन। कंपनी भारत के अलावा विदेशों में भी अपनी मशीन की सप्लाई कर रही है और कंपनी का लक्ष्य आने वाले दिनों में विदेशों से अधिक ऑर्डर मंगाने का है। हमारा ये लक्ष्य था कि इंडिया से और भारत से प्रोडक्ट्स बना के पूरे दुनिया के लिए भेजो। इस साल में हमारा पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल गया। तो एक प्रोडक्ट हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट IMM सीरीज फर्स्ट प्रोडक्ट हमने अमेरिका को एक कस्टमर को भेजा है। मेरे ख्याल में अगले 2-3 साल में हम एटलीस्ट हमारे जितने सेल्स आते हैं उसका कम से कम 30% बाहर से आना चाहिए। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आने वाले वर्षों में जेंट्रॉन लैब्स विजन आधारित उत्पादों के साथ दुनिया भर में अपने आप को लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, DD न्यूज। और जेंट्रॉन लैब्स के बारे में और जानने के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम स्टार्टअप चैंपियंस 2.0 शनिवार रात 9 बजे DD न्यूज पर, रात 10 बजे DD इंडिया पर और रविवार दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हाँ, जैसे सही वजन से ग्राहक होते हैं खुश, वैसे ही सही सुरक्षा से परिवार होता है कल की चिंता से मुक्त। इसलिए मेरी मानो, आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती हैं 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़ें। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी, ये। चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह को संरक्षण देने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए। इस बिल से समलैंगिक समुदाय को आपस में विवाह की इजाजत मिल गई। अमेरिकी गायक सिंडी लॉपर ने समलैंगिक विवाह विधेयक पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का आभार व्यक्त करने के लिए व्हाइट हाउस का दौरा किया। सिंडी लॉपर ने कहा कि इस बिल को लेकर समलैंगिक समुदाय में काफी खुशी है। ये सामाजिक रुख में बड़े बदलाव की ओर इशारा करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समलैंगिक विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में कहा, आज काफी अच्छा दिन है। आज समानता की दिशा में अमेरिका ने एक और कदम बढ़ाया। ये कदम स्वतंत्रता और न्याय की ओर न केवल कुछ लोगों के लिए बल्कि सभी के लिए है, क्योंकि आज मैंने मैरिज बिल पर हस्ताक्षर किया है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूजीलैंड से रूस के आक्रमण के कारण उनके देश में हो रहे पर्यावरणीय नुकसान के खिलाफ नेतृत्व करने का आग्रह किया। ज़ेलेंस्की ने वर्चुअल माध्यम से न्यूजीलैंड की संसद को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने न्यूजीलैंड का आभार जताते हुए कहा कि स्वतंत्रता और न्याय के संघर्ष में न्यूजीलैंड ने हमेशा यूक्रेन का समर्थन किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि न्यूजीलैंड ने आक्रामकता को भड़काने के खिलाफ कई प्रतिबंध लगाकर अपना दृष्टिकोण बदल दिया है। ज़ेलेंस्की ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जोर देते हुए कहा कि बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के दौरान प्रकृति का संरक्षण भी काफी अहम है। और आइए बात करते हैं कारोबार जगत से जुड़ी हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री केमी बेडनॉक ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के बारे में बातचीत की। बैठक के दौरान दोनों मंत्रियों ने भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए जारी बातचीत के प्रति फिर से वचनबद्धता व्यक्त की। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों के बीच रोजगार, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने की पूर्ण क्षमता उजागर होगी।
पीयूष गोयल ने कहा कि भारत सरकार ने PLI स्कीम, राष्ट्रीय अवसंरचना श्रृंखला, विकास वित्त संस्थान और सार्वजनिक क्षेत्र के गैर कार्यनीतिक उद्यमों का निजीकरण सहित अनेक नीतियां और सुधार कार्यक्रम शुरू किए हैं। और अब खबरें स्पोर्ट्स ट्रैक से जुड़ी हुई। लियोनेल मेसी की अगुवाई में अर्जेंटीना की टीम कतर में चल रहे फीफा विश्व कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने मंगलवार देर रात लुसैल स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 3-0 से हरा दिया। यह छठी बार है जब अर्जेंटीना की टीम फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। अर्जेंटीना की टीम पिछली बार 2014 के विश्व कप के फाइनल में पहुंची थी। मेसी ने मैच में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने टीम के लिए पहला गोल पेनल्टी पर 34वें मिनट में किया। इसके बाद जूलियन अल्वारेज ने 39वें मिनट और 69वें मिनट में गोल दागकर टीम को 3-0 से आगे कर दिया। इसके बाद मैच में कोई और गोल नहीं हुआ और अर्जेंटीना ने 3-0 से मैच अपने नाम कर प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में अब अर्जेंटीना का सामना रविवार को मोरक्को या फ्रांस में से किसी एक टीम से होगा। और कतर में चल रहे फीफा विश्व कप में आज देर रात दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस का सामना मोरक्को से होगा। ये मुकाबला अल बायत स्टेडियम में खेला जाएगा। और फीफा के फीवर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, इस बार अगर हम फीफा का जिक्र करें तो कई बड़े उलटफेर देखने को मिले और खास तौर पर जिस तरह से उम्मीद की जा रही है मेसी का शानदार प्रदर्शन, एक बार फिर अर्जेंटीना सेमीफाइनल में। बिल्कुल, अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बनाई है और जिस तरह से पूरी उम्मीद की जा रही थी कि लियोनेल मेसी जो हैं जो कि जिनका माना जा रहा है कि ये आखिरी जो है वो वर्ल्ड कप रहेगा, उन्होंने जिस तरह का शानदार प्रदर्शन किया कल के मुकाबले में, उन्होंने भले ही एक किया हो, लेकिन उनका जो असिस्ट रहा है वो पूरे मैच के दौरान देखने को मिला है और ये शायद एक बड़े खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान होती है। जिस तरह से अर्जेंटीना को सबसे ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि सबसे अनुभवी टीम के खिलाड़ी हैं, कप्तान हैं और टीम को सारी लाइनअप को एक बना के चलते हैं, तो पूरे मुकाबले में मेसी का ये योगदान जो है वो दिखाई दिया। और कहना पड़ेगा कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर क्रोएशिया जो है वो पूरी तरह से मुकाबले से बाहर हो गया, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से 34वें मिनट के अंदर जो अर्जेंटीना को पेनल्टी किक मिली, वो भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्रोएशिया पे एक दबाव था, उनके गोलकीपर पे दबाव था, जिन्होंने फाउल करके जूलियन अल्वारेज को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते पेनल्टी मिली, जिसे लियोनेल मेसी ने लिया और सफलतापूर्वक गोल पोस्ट के अंदर डाला। और उसके 5 मिनट के बाद ही जूलियन अल्वारेज ने एक और गोल कर दिया और फिर सेकंड हाफ में जाकर के एक गोल और देखने को मिला। तो कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड कप जिस तरह से अर्जेंटीना ने अपने कैंपेन को सामने रखा, खास तौर से जैसे आपने उलटफेर की बात की, तो भले ही ये वर्ल्ड कप जो है वो उलटफेर से भरा रहा हो, जहां पर अर्जेंटीना को अपने पहले ही मुकाबले में सऊदी अरब के हाथों 2-1 से शिकस्त मिली थी, लेकिन उस एक मैच के बाद से जिस तरह से टीम ने इस पूरे अपने जो शेड्यूल है अपने को जिस तरह से आगे बढ़ाया और हर टीम के खिलाफ जीत की जो एक टॉनिक है उसको हासिल करते हुए शानदार तरीके से टीम आगे बढ़ी, वो वाकई इस टीम की दिखाती है कि ये टीम जो है वो 1986 के इतिहास को दोहराने के करीब खड़ी है। जी निश्चित तौर पर गौरव, और आज ये उम्मीद की जा रही है कि जब मोरक्को और फ्रांस के बीच में सेमीफाइनलिस्ट निकल कर आएगा, जो भी आएगा, उसके साथ में अर्जेंटीना का एक शानदार मुकाबला खेला जा सकेगा फाइनल में। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अब बात क्रिकेट की कर लेते हैं, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज से चटगांव में शुरू किया गया है। और मैच में भारत ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम को इससे पहले बांग्लादेश के हाथों वनडे सीरीज 2-1 से गंवानी पड़ी और ऐसे में टीम इंडिया के नजर टेस्ट सीरीज में जोरदार तरीके से वापसी करने पर होगी। हालांकि अंगूठे की चोट के चलते भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पहले टेस्ट मैच में टीम के साथ नहीं होंगे। ऐसे में केएल राहुल टीम की कप्तानी संभाल रहे हैं। और अब बात सभ्यता और संस्कृति के विविध रंगों को समेटे सेगमेंट हेरिटेज वॉक की।
हेरिटेज वॉक में आज हम आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतों के बीच स्थित पन्ना के सफर पर। पन्ना अपने खूबसूरत नजारों, मंदिरों की अनूठी वास्तुकला और हीरे की खदानों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत के सबसे पुराने और बेहद ही ज्यादा खूबसूरत विंध्याचल पर्वतों की गोद में मौजूद है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला। पन्ना अपने बलिदानी वीरों, मन को मोह लेने वाले प्रसिद्ध मंदिरों और हीरों की खदानों के लिए दुनिया भर में हमेशा से जाना जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पन्ना का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अपने वनवास काल के दौरान पांडवों को पन्ना के जंगल इतने पसंद आ गए थे कि उन्होंने एक लंबा समय वहां बिताया था। यहाँ के स्थानीय लोगों का हमेशा से पन्ना के जंगलों और वन्य जीवों से नाता रहा है, जिसकी मिसालें देते अनेकों ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र इन वनों में कई स्थानों पर देखने को मिल जाएंगे और इनमें से कुछ तो 10,000 साल पुराने माने जाते हैं। पन्ना हीरा नगरी के नाम से भी मशहूर है। मूल रूप से 13वीं शताब्दी तक की गोंड बस्ती पन्ना को महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने राजधानी बनाया था। पन्ना के मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला और भव्यता को आज भी संभाले हुए है। इसी कारण से पन्ना को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। पन्ना में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जहां पन्ना टाइगर रिजर्व और कई दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं। पन्ना आपको आज भी अपनी धरोहरों और इतिहास को बखूबी संजोए हुए मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें सिनेमा जगत से। तो सिनेमा के आज के अंक में हम बात करेंगे वेब सीरीज फिजिक्स वाला की, जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ। ये सीरीज फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले शिक्षक अलख पांडे की बायोपिक है। ट्रेलर में उनकी जिंदगी के संघर्ष और उतार चढ़ाव को बखूबी दिखाया गया। पढ़ाया आपने? पढ़ाया सर। फिजिक्स जानना और फिजिक्स पढ़ाना दो अलग अलग बातें हैं। टीचिंग इज एन आर्ट। सिने जगत में बायोपिक का ट्रेंड हमेशा से ही चलता आ रहा है। अब इसी फहरिस्त में नया नाम जुड़ गया है फिजिक्स वाला का। ये एक वेब सीरीज है जिसका ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। बच्चों समझाया कैसे? एफर्टलेस परफॉर्मेंस के पीछे ना बहुत एफर्ट जाता है। क्या सोचा है फिर? अब हम कोचिंग नहीं जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। ये सीरीज फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चलाने वाले शिक्षक अलख पांडे की बायोपिक है। सीरीज के ट्रेलर में ये बताया गया है कि फिजिक्स एक आर्ट है जिसे सीखना चाहिए। ये वेब सीरीज अलख पांडे के संघर्ष और कामयाबी को दिखाती है। चैनल फिजिक्स वाला पे देखिए, एक वीडियो वायरल होने की बात बस। ट्रेलर की शुरुआत अलख के नौकरी खोजने की कोशिशों से होती है। उन्हें सुनने को मिलता है फिजिक्स जानना और फिजिक्स पढ़ाना दोनों अलग बातें हैं। 6 महीने से लगे हुए हैं और हाथ आया 10,000। उठो जल्दी, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया है। थक हार कर अलग फैसला करते हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ाएंगे ताकि पूरे देश के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा सके। बहुत अच्छा ऑफर है। हम कभी पैसों के लिए इस लाइन में आए ही नहीं। बात है बच्चों के फ्यूचर की। इस सीरीज का निर्देशन अभिषेक ढंडरिया ने किया है। श्रीधर दुबे ने सीरीज में लीड रोल निभाया है। फिजिक्स वाला 15 दिसंबर को अमेज़न मिनी टीवी पर देखने को मिल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अरे तुम एक अलख पांडे लेकर जाओगे, हम यहीं पे 10,000 अलख पांडे खड़ा करके दिखाएंगे। तो नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही। आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन चलते चलते क्या कुछ दिखाएंगे हमारे दर्शकों को? आंचल, हम बताना चाहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन और भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन, निर्माता, निर्देशक और मशहूर अभिनेता राज कपूर आज भी लोगों के दिलों में धड़कते हैं। आवारा से लेकर बॉबी और मेरा नाम जोकर जैसी फिल्मों में अपने अदाकारी का लोहा मनवा चुके राज कपूर दुनिया भर के जो फैंस हैं उनके दिलों में जीते हैं। तो आज राज कपूर की जयंती है, क्यों निखिल? बिल्कुल, आज राज कपूर की जयंती है और नया सवेरा के इस अंक में हम आपको छोड़े जाते हैं उन्हीं के कुछ गीतों के साथ, उनके गानों के साथ। हमें दीजिए इजाजत, आप इनका आनंद उठाइए। नमस्कार। नमस्कार। दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ,
की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कितनी सदियाँ बीत गई हैं आए तुझे समझाने में, मेरे जैसा धीरज वाला है कोई और जमाने में, दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं। नया सवेरा